हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें अंग्रेजों द्वारा समय समय पर लाए गए एक्ट या अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग अंग्रेजों द्वारा लाए गए अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम लोग 1813 का चार्टर अधिनियम के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम ये किसी भी एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और अधिक बार क्वेश्चन चार्टर एक्ट से या अधिनियम से पूछ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम। तो आप लोग इसमें लिखना प्रारंभ कीजिए। 1813 का चार्टर अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। पहला विशेषता थी, इसमें लिखिए। पहला लिखिएगा आप लोग। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र यानी कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। पहला में लिखिए, इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी व्यापार करने के लिए ये क्या किया गया? 20 वर्षों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया। दूसरा में लिखेगा, इस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। इस अधिनियम के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के लिए 20 वर्षों तक छूट दे दी गई। यानी 20 वर्षों तक उसे बढ़ा दिया गया। यहां बोला गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने का एकाधिकार कब छीना गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार। ध्यान से सुनिएगा इसको। इस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। यानी 1813 चार्टर एक्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए कंपनी का एकाधिकार जो था भारत के साथ, उसे क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। लेकिन चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के लिए ये अवधि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। समझ रहे हैं ना? अब आगे लिखेगा, इस अधिनियम के तहत, तीसरा नंबर में, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश नागरिकों को यानी इंग्लैंड के नागरिकों को कुछ कानूनों के आधार पर या कुछ सीमाओं के आधार पर भारत के साथ व्यापार करने के लिए खोल दिया गया। यानी क्या किया गया? 1813 चार्टर एक्ट के अनुसार पहले जो थे लोग, यानी कंपनी ही इसमें व्यापार कर सकती थी। यानी भारत से कंपनी क्या करती थी? व्यापार करती थी भारत में। यानी वहां का ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे आदेश दिया गया था, किसे? कंपनी को ही व्यापार करने के लिए। लेकिन अब क्या है कि ब्रिटेन के आम आदमी को ये भारत के साथ व्यापार करने के लिए खोल दिया गया, यानी छूट दे दी गई। आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा, यानी 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये देने का प्रावधान किया। अब देखिए, पहली बार अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में यानी क्या होगा? खर्च किए हैं। अब ये पूछा गया है कि अंग्रेज किस चार्टर एक्ट के अनुसार भारत में शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करना प्रारंभ किए थे। यानी 1813 चार्टर एक्ट के अनुसार पहली बार अंग्रेजों ने 1 लाख रुपये प्रति वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में, यानी भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा करने के लिए प्रावधान किया गया। और ये भी किस लिए? अपने लालची के लिए। यानी जो अंग्रेज यहाँ आते थे, ध्यान रखिए
कि जो अंग्रेज बाहर से आए और ये गवर्नर यहाँ बने तो उसका बाल बच्चा बीवी सब क्या रहेंगे, भारत में ही रहेंगे। तो उसकी बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन, कहां से, इंग्लैंड में तो है नहीं कि वहां वो पढ़े, इसलिए यहाँ स्कूल खोले गए तो अपने बच्चों के लिए ही खोले, लेकिन उसमें भारतीयों को भी काय के आंदोलन भारतीय कर देंगे, इसलिए भारतीयों को भी पढ़ने के लिए अलाउ कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब आगे लिखेगा, इस अधिनियम के तहत यानी 1813 चार्टर अधिनियम के तहत भारत में ईसाइयों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। यानी इस अधिनियम के तहत ईसाई को भारत में ईसाई धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक्ट के अनुसार या किस चार्टर एक्ट के अनुसार भारत में ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए अनुमति दे दी गई थी। तो कब दी गई थी, 1813 चार्टर एक्ट के अनुसार। ऐसे ईसाई लोग पुर्तगाली जिस समय आए थे उसी समय आ गए थे, इसकी चर्चा हम इतिहास में करेंगे। लेकिन पहली बार यानी 1813 चार्टर एक्ट के अनुसार ईसाइयों को भारत में प्रचार करने के लिए यानी अपने धर्म प्रचार करने के लिए अनुमति दे दी गई। तो सोचिए, ये धर्म प्रचार करते थे तो यहाँ अंग्रेज का शासन था और अंग्रेज किसी भी भारतीय को जो चाहता था वो करता था। यानी न खाने के लिए अच्छा तरीका से भारतीय लोग को मिलता था, न तो फिर जो अंग्रेज कर दिया न घूम सकते थे। इसकी वजह से ईसाई धर्म मानने के लिए बेबस किया। यानी ईसाई धर्म मान लेते थे, उसको क्या किया जाता था कि उनको पैसा दिया जाता था, पैसा खाने के लिए भी दिया जाता था और अच्छे से उस पर व्यवहार किया जाता था। इसलिए ईसाई अधिक लोग बनने लगे, यानी अधिक भारतीय ईसाई बनने लगे। अब अगला चार्टर एक्ट देखिए, (1833) का चार्टर अधिनियम। अब बोला गया है कि 1833 का चार्टर अधिनियम ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी 1833 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी किसकी, 1833 चार्टर अधिनियम के अनुसार। तो इसको पहला लिखिए, 1833 का चार्टर अधिनियम में पहला लिखना प्रारंभ कीजिए। इस अधिनियम के तहत कंपनी को व्यापारिक मामलों के एकाधिकार को छीन ली गई। यानी सदा के लिए ये कंपनी व्यापार नहीं कर सकती है। पहले 1813 चार्टर अधिनियम के तहत भारत से व्यापार करने के लिए कंपनी को छीन ली गई थी अधिकार को, लेकिन सिर्फ चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के लिए किया गया था, 20 वर्षों के लिए किया गया था। लेकिन 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया कि व्यापार करने के एकाधिकार को कंपनी के हाथों से छीन ली गई। दूसरा लिखिए, अब सिर्फ आगे लिखिएगा, अब सिर्फ कंपनी को ब्रिटिश सरकार से भारत में शासन करना रह गया था। अब कंपनी का क्या भार सौंप दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, भारत में शासन करने का के लिए सौंप दिया गया। अरे आप व्यापार नहीं कीजिए, आप शासन चलाइए, समझ गए ना, ये कर दिया गया। अब आगे अगला लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत यानी 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी किस अधिनियम के तहत, तो 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं कि कब कब गवर्नर कहा गया, गवर्नर जनरल कहा गया या वायसराय कहा गया, तो हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यानी इस अधिनियम के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। यानी अगर पूछ दे आपसे क्वेश्चन में
कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किन्हें बनाएगा? तो किन्हें बनाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनका शासनकाल 1828 से 35 तक रहा था। कब? 1828 से 35 तक। अब आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत यानी किस अधिनियम? 1833 चार्टर अधिनियम के तहत मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधि बनाने के अधिकार को छीन लिया गया। विधि मतलब क्या होता है? कानून होता है, ध्यान रखिएगा। यानी इस अधिनियम के तहत मुंबई और मद्रास के गवर्नर को विधि बनाने के अधिकार को छीन लिया गया। यानी विधि मतलब क्या होता है? कानून। ध्यान रखिएगा, विधि का अर्थ क्या होता है? कानून होता है। यानी इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? मुंबई और मद्रास के गवर्नर, इस अधिनियम के तहत मुंबई और मद्रास के गवर्नर को विधि बनाने का अधिकार को छीन लिया गया। अब इस अधिनियम के तहत पूरे भारत में विधि बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को सौंपा गया। यानी क्या किया गया? गवर्नर जनरल को सौंपा गया। तब भारत के पूरे भारत के गवर्नर जनरल कौन है? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सौंप दिया गया कि अब है कि मद्रास और मुंबई में जो गवर्नर थे वो कानून बना देते हैं। लेकिन उसको क्या किया गया कि उसकी अधिकार को छीन लिया गया और इसको दे दिएगा गवर्नर जनरल को। अब भारत के गवर्नर जनरल है सो पूरे भारत में क्या बनाएंगे? कानून बनाने के अधिकार दे दिया गया। अब अगला लिखिए, इस अधिनियम के तहत दास प्रथा को विधि के विरुद्ध कर दिया गया। यानी दास प्रथा को विधि के विरुद्ध कर दिया गया। और 1843 में इसे पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया गया। यानी दास प्रथा को 1843 में उन्मूलन कर दिया गया। यानी दास प्रथा, जो दास बनाने के लिए लोग क्या करते थे? दास मतलब होता था कि किसी भी बच्चे को खरीद कर बेच देना। तो ये क्या किया गया था? 1833 चार्टर एक्ट के अनुसार दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। दास प्रथा को यानी विधि विरुद्ध यानी कानून के विरुद्ध कर दिया गया था और 1843 में पूर्ण रूप से इसे समाप्त कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया था। अब आगे लिखिएगा, इस अधिनियम की धारा 87 के अनुसार कंपनी के अधीन पद धारण करने वाले व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश और रंग के आधार पर आयोग घोषित नहीं किया जाएगा। यानी इसमें क्या किया गया? इस अधिनियम की धारा 87 के अनुसार, यानी किस अधिनियम? 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम के धारा 87 के अनुसार कंपनी में महत्वपूर्ण पद धारण करने वाले व्यक्ति को, यानी कंपनी में महत्वपूर्ण पद धारण करने वाले व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर आयोग घोषित नहीं किया जाएगा। अब आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत यानी 1833 चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया। यानी इस अधिनियम के तहत भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए विधि आयोग यानी विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया तथा लॉर्ड मैकेले के अनुसार प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो पूछा गया है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसके
अनुशंसा पर किया गया था। किसके? लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर किया गया था। लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर किया गया था। अब देखिए अगला एक्ट 1853 का चार्टर अधिनियम, इसको ध्यान में लिखिए। इस अधिनियम के तहत यानी 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधीन महत्वपूर्ण पद, कंपनी के अधीन महत्वपूर्ण पद की नियुक्ति के लिए अब प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ किया गया। ध्यान से सुनिएगा। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधीन महत्वपूर्ण पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ किया गया, जिसमें भारतीय नागरिक को इस परीक्षा में प्रथम बार प्रवेश की अनुमति दे दी गई। आने ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों को सिविल सर्विस के लिए कब, सिविल सर्विस के परीक्षा में शामिल होने के लिए कब आदेश दिया गया था। यानी शामिल होने के लिए कब आदेश दिया गया था? कब? तब 1853 चार्टर एक्ट के अनुसार इसे क्या किया गया था कि सिविल सर्विस परीक्षा के लिए आईसीएस परीक्षा के लिए भारतीयों को परीक्षा में शामिल होने का आदेश दे दिया गया था। समझ रहे हैं? जिसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। जिसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। क्या है? इस लिखिए इसको, इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधीन महत्वपूर्ण पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किया गया और भारतीय नागरिकों को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आदेश दे दिया गया, जिसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति का गठन किया गया था या नियुक्ति किया गया था। अब आगे लिखेगा। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के परिषद, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी या प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल के क्षेत्रों में राजस्व संबंधित शक्तियों को ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। अर्थात इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी यानी कानून बनाने के लिए विधायी या प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल के क्षेत्रों में राजस्व संबंधित शक्तियों को किसे, तो ये ब्रिटिश राजशाही में हस्तांतरित कर दिया गया। यानी अब ये गवर्नर जनरल जो कानून बना रहा था प्रशासनिक क्षेत्र में, वो अब नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा? यहां से चलेगा, ब्रिटिश सरकार के हाथों में हस्तांतरित कर दिया गया। अब आगे
देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण एक्ट, और अगला एक्ट आता है या अधिनियम, सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम ये है 1858 का भारत शासन का भारत शासन अधिनियम। ये महत्वपूर्ण अधिनियम है। 1858 का भारत शासन अधिनियम ये महत्वपूर्ण अधिनियम है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसको ध्यान से देखिए। इस महत्वपूर्ण अधिनियम का निर्माण इस 1858 भारत शासन अधिनियम का निर्माण जो 1857 में हुए क्रांति, यानी 1857 के विद्रोह के कारण लाया गया, यानी 1857 में हुए क्रांति। अच्छा, इसे 1857 का विद्रोह क्यों कहा जाता है, विद्रोह, और इसे 1857 का क्रांति भी क्यों कहा जाता है, आपको पता तो नहीं। अच्छा, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे कि क्रांति क्यों बोला जाता है, 1857 का भी क्रांति, इसे क्रांति क्यों बोलते हैं 1857 की क्रांति। तो लिखिए आगे कि इस महत्वपूर्ण अधिनियम का निर्माण 1857 की क्रांति के कारण लाया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह कहा जाता है। समझ रहे हैं ना। अब आगे लिखिएगा दूसरा में, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। आने इसे बोला गया है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के रूप में प्रसिद्ध इस कानून के द्वारा, यानी इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दी। यानी 18 पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, किस अधिनियम के तहत। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत कंपनी का नामो निशान खत्म कर दिया, यानी कंपनी को समाप्त कर दिया गया। किस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए। तो इसकी समाप्ति कब हो गई, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब आगे लिखे विशेषता, यानी विशेषता क्या है। इस अधिनियम के तहत, पहला में लिखिए या डैश देके लिखिए, इस अधिनियम के तहत भारत के शासन अब महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। यानी इस अधिनियम किससे, 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन अब कंपनी के हाथों में नहीं रहा। भारत का शासन जो महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। अब कंपनी का कोई काम नहीं, ये अब कहां से राज होगी, तो इंग्लैंड से ही भारत में राज किया जाएगा। अब आगे अगला लिखिए, इस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री की व्यवस्था की गई, मंत्री पद की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। अब आगे लिखिएगा, 15 सदस्यों का भारत परिषद का सृजन किया गया। 15 सदस्यों का भारत परिषद का सृजन किया गया, यानी 15 सदस्य का एक समिति बनाई गई, जिसमें 8 सदस्य जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा, यानी ब्रिटेन सरकार द्वारा, तथा 7 सदस्य जिसे कंपनी के नियंत्रण मंडल द्वारा
भरा गया। यानी 15 सदस्य का एक भारत परिषद का सृजन किया गया था, जिसमें 8 सदस्य थे जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए और 7 सदस्य कंपनी के नियंत्रण मंडल द्वारा किए गए। अब आगे लिखिएगा, भारत के सभी प्रकार के मामलों पर, अब अगला लिखिए, अब भारत के सभी प्रकार के मामलों पर, सभी प्रकार के मामलों मतलब एक दो नहीं, सभी प्रकार के मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब भारत में कौन करेगा? ब्रिटिश संसद। और वहां संसद ही सर्वोच्च होता है। हम इसकी चर्चा करेंगे आगे की क्लास में कि संसद क्या होता है, तो उसकी ही इस पे क्या होगा? नियंत्रण होगा भारत के। आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत यानी भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल बादशाह का पद को समाप्त कर दिया गया। यानी मुगल ही दिल्ली के सिंहासन पर बैठ सकते थे, ये कानून बना हुआ था। लेकिन इसे कब खत्म किया गया? तो कब किया गया? 1858 का भारत शासन के अधिनियम के तहत मुगल बादशाहों को पद को समाप्त कर दिया गया। यानी वहां जो राज्य करते थे इसकी पद को समाप्त कर दिया गया। और यानी अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर या द्वितीय, बोलिए बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जिसे पकड़कर कहां भेज दिया गया था? रंगून के जेल में भेज दिया गया। अब आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत या 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, देखिए ये ध्यान में रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर लिखिए। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। तो इसकी स्थापना की गई थी कब? आपको ध्यान में होना चाहिए, पीछे हम बता चुके हैं कि 1784 पीटर्स इंडिया एक्ट के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी। तो इसका कार्य क्या होता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जो कंपनी के व्यापारिक मामलों पर नजर रखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था जो कंपनी की राजनीतिक मामलों पर नजर रखता था। तो इस अधिनियम के तहत यानी 1858 भारत शासन अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दी गई है। तो फिर ये दोनों पद क्यों रहेगी? ये भी समाप्त हो जाएगी ना। सोचिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी पर नजर रखने के लिए ये दोनों संस्था का स्थापना किया गया था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी रही ही नहीं तो ये दोनों को काम क्या होगा? इसका भी पद समाप्त हो गया। अब आगे लिखिएगा, भारत में प्रशासन चलाने के लिए ब्रिटिश विधानमंडल के एक सदस्य को भारत सचिव नियुक्त किया गया। भारत के सचिव नियुक्त किया गया। यानी भारत में शासन को या प्रशासन को चलाने के लिए ब्रिटिश विधानमंडल द्वारा एक सदस्य, ब्रिटिश विधानमंडल के एक सदस्य को भारत के सचिव नियुक्त किया गया। क्या किया गया? नियुक्त किया गया। ये सचिव जो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व था। यानी ये सचिव जो भारत के सचिव जो पद नियुक्त किया गया, जो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व था, यानी प्रतिनिधित्व था, उत्तरदायित्व था। अब आगे लिखेगा, भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। यानी ये भारत के जो सचिव बनाए गए उसको भारत के प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण था तथा इनका वाक्य ही अंतिम शब्द होता था। यानी ये जो बोले
वही लक्ष्मण रेखा। तो इनका शब्द ही अंतिम शब्द था किसका, जो भारत के सचिव का पद नियुक्त किया गया था भारत में। तो अंतिम शब्द था, चाहे वह नीति के विषय में हो, यानी जो ये शब्द बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं, वह नीति के विषय में कानून क्यों ना हो, चाहे वह नीति के विषय में कानून हो या कोई अन्य मामलों का बात हो, या कोई अन्य मामले का बात या कानून हो, जो लक्ष्मण रेखा की तरह अंतिम होता था। यानी जो ब्रिटिश सरकार था से पूर्ण अधिकार भारत पर शासन चल रहा है, उस पर नजर रखने का पूर्ण अधिकार भारत के सचिव को दे रखा था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि सचिव क्या होता है, ठीक है ना। अब आगे लिखिएगा, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, वायसराय। अब भारत के गवर्नर जनरल नहीं कहा जा रहा है, क्या कहा जाने लगा, वायसराय। किस अधिनियम के तहत, 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। यानी आप ध्यान में रखिएगा कि देखिए कैसे इसकी चर्चा हम किए हैं। एक जगह पिछले क्लास में हम नोट से बना दिए हैं, नोट में लिखवा दिए आप लोग को कि वायसराय कौन है, गवर्नर जनरल कौन बने या गवर्नर कौन बने, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दी गई और उसके स्थान पर वायसराय का पद ले आया गया, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन कहलाए, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों आज यहीं तक। हम अगले क्लास में आने हम सोच रहे हैं कि सप्ताह में दो दिन करके आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दें, जिसके चलते हो सकता है कि कल हम हिस्ट्री का क्लास लाएं, यानी इतिहास का मांग भी है, और इतिहास की शुरुआत हम कल से करें। और 2 दिन इतिहास चलेंगे, फिर 2 दिन ज्योग्राफी चलेंगे, 2 दिन ये पॉलिटिकल साइंस चलेंगे, और 2 दिन आपका झारखंड भी चलेंगे। तो कल हो सकता है झारखंड का आ जाए या तो फिर इतिहास का शुरुआत हो। और दोस्तों हम अगले क्लास में जब भी पॉलिटिकल साइंस का शुरुआत हो तो उस समय हम 1861 का चार्टर अधिनियम लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।